हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने हमारे थंबनेल पर देखा हुआ है कि हम अपडेट लेके आ चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 की। और इसमें बच्चों का जो डाउट प्रश्न था वो ये ही था कि सर, जिसकी ग्रेजुएट डिग्री इस साल हो चुकी है लेकिन उसकी फाइनल मार्कशीट नहीं आ पाई है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर जो 3 सालें होती है, इनकी एक कॉम्बिनेशन मार्कशीट आती है। और इस बार तो और एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज चल रहे थे, तो अब इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम है। और यदि आपकी कॉम्बिनेशन मार्कशीट आ गई है तो अच्छी बात है, और नहीं आई है तो इस क्लास में आपका ये डाउट भी ख़त्म होने वाला है। और ऐसे 61 प्रश्न बच्चों के बन रहे थे, जिनका 61 का ही आंसर आयोग ने दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रश्न के आंसर आयोग ने दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ और CEN संख्या जो है वो 5/2024 और स्नातक से जो समस्याएं दोस्तों को आ रही हैं, हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। और यह क्वेश्चन जो हैं आपके हिंदी में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों अपना, CEN संख्या 05/2024 के लिए आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है। तो हर किसी को पता है कि आवेदन की प्रारंभिक तिथि 14/9/2024 है। और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। CEN संख्या 05/2024 के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है। तो सबको पता है कि शुल्क भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 15/10/2024 और 23:59 बजे, यानी रात में 12 बजे तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि आवेदन में संशोधन की तिथियां क्या हैं। तो संशोधन विंडो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद ही खुलेगी और 16/10/2024 से 25/10/2024 तक सक्रिय रहेगी। यानी जो आप संशोधन कर सकते हैं वह आप 16 से स्टार्ट करके और 25 तक आप लोग संशोधन दोस्तों कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, यदि उम्मीदवार खाता बनाए फॉर्म में भरे गए विवरण यानी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित और चयनित आरआरबी के विवरण को छोड़कर किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहते हैं तो वे प्रत्येक अवसर पर 250 रुपये अप्रतिदेय का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, खाता बनाएं फॉर्म और चुने हुए आरआरबी में भरे गए विवरण को संशोधित नहीं किया जा सकेगा। यह अपडेट आपकी मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे अंतिम परिणाम। लीजिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मेरे अंतिम परिणाम 13 अक्टूबर 2024 के बाद आने की उम्मीद है और क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ। तो इसका आयोग ने आंसर दिया है नहीं। निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। उम्मीदवारों के पास इस CEN के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले निर्धारित शैक्षिक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। यानी जब इनकी अंतिम तिथि आवेदन जमा करने की हो तो इससे पहले आ जाना आपका चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, खाता बनाने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। तो उम्मीदवारों के पास अपना एक मोबाइल नंबर और वैध एवं सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने CEN 01/2024 के लिए एक खाता बनाया है, क्या मुझे CEN 05/2024 के लिए एक और खाता बनाना चाहिए। तो इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया है कि नहीं। जिन उम्मीदवारों ने वर्ष 2024 में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा प्रकाशित किसी भी अधिसूचना यानी CEN 01/2024 यानी ALP या CEN 02/2024 यानी तकनीशियन, CEN 03/2024 यानी JEE DMS CMA और CEN 04/2024 यानी पैरामेडिकल या RPF CEN 01/2024 सब इंस्पेक्टर या RPF CEN 02/2024 कांस्टेबल के दौरान पहले ही खाता बना लिया है। उन्हें फॉर्म भरने या जमा करने के लिए फिर से खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें CEN 05/2024 के लिए
आवेदन करने हेतु उसी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना चाहिए। ये भी इनने डाउट काफ़ी दोस्तों का आ रहा था, ये डाउट भी, तो इन लोगों ने ये डाउट भी एक अच्छे तरीके से बता दिया है, कन्फर्म करा दिया है। आगे बढ़ते हैं। खाता बनाने की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? तो आवेदन बटन के अंतर्गत खाता बनाएं चुने उम्मीदवार के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित पूछे गए सभी विवरण दर्ज करें। उम्मीदवार के मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी भेजा जाएगा, इसे दर्ज करें और प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या मैं खाता बनाए विवरण संपादित कर सकता हूं? तो एक बार खाता बन जाने के बाद उम्मीदवार खाता बनाए के किसी भी विवरण को संपादित नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, खाता बनाने के बाद अगली प्रक्रिया क्या है? तो इन लोगों ने ये प्रक्रिया भी बता दी है कि आप होम पेज पर जाएं, आवेदन टैब के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेनू से पहले से ही खाता है का चयन करें, अपने खाते में साइन इन करें। इसमें 5 व्यापक अनुभाग हैं: व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण, शैक्षिक योग्यता, प्रोफाइल, दस्तावेज अपलोड करें, वरीयता और पूर्व अवलोकन एवं प्रस्तुत करें। व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के बाद सेव करें और अगले अनुभाग पर जाएं। इस तरह तब तक जारी रखें जब तक कि उम्मीदवार अंतिम अनुभाग वरीयता और पूर्व अवलोकन और प्रस्तुत तक ना पहुंच जाए, जहां उम्मीदवार अंततः आवेदन जमा कर सकते हैं। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण करें, अंत में पंजीकरण संख्या सहित आवेदन का प्रिंट आउट लें। इन लोगों ने पूरी प्रक्रिया आपको बता दी है दोस्तों अपने क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आवेदन भरने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है? तो उन्होंने बता दिया, एप्लीकेशन मॉड्यूल की कुछ विशेषताएं मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ठीक से काम नहीं करेंगे। तो भाई आप लोग मोबाइल से कृपया फॉर्म को ना भरें, इसलिए डेस्कटॉप या लैपटॉप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इनने सब मना कर दिया, मोबाइल से फॉर्म को मत भरिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका फॉर्म गलत भी हो सकता है या फिर कुछ मिस्टेक भी आ सकती हैं, एरर भी आ सकती है यदि आप मोबाइल से फॉर्म को भरते हैं। तो इनने सीधा सीधा बता दिया है कि आपको या तो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 11 है, लॉगिन करने की प्रक्रिया क्या है? तो पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के पश्चात पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, CEN 05/2024 में कितने वेतन स्तर हैं? तो CEN 05/2024 में 2 स्तर हैं, जिसका नाम है स्तर 5 और स्तर 6 वेतन स्तर हैं। अपन लोग इंग्लिश में जिसको बोलते हैं लेवल 5 और लेवल 6। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं अन्य पद के लिए समान आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूं? तो उसने कहा है कि हाँ, यदि आप शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं तो आप अन्य पदों के लिए भी समान आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या मैं अलग अलग वेतन स्तरों के लिए अलग अलग RRB में आवेदन कर सकता हूं? नहीं, आप अलग अलग RRB में आवेदन नहीं कर सकते। उम्मीदवारों को केवल एक RRB के लिए आवेदन करने की अनुमति है। क्या मैं एक से अधिक RRB में आवेदन कर सकता हूं? नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक से अधिक RRB में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और आपको RRB और RRC की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा मत करिएगा कि आप एक साथ 2 जगह फॉर्म अप्लाई कर देंगे, ऐसा मत करना। क्या मैं एक ही RRB में एक से अधिक आवेदन कर सकता हूं? तो उसने कहा है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। समान RRB में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे तथा आपको RRB और RRC की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। यदि आप ऐसा भी करते हैं तो भी आपके लिए वही प्रक्रिया एक समान रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने लेजिक सर्जरी करवाई है, क्या मैं आवेदन करने के योग्य हूँ? लेजिक सर्जरी करा चुके उम्मीदवार उन पदों के लिए पात्र नहीं हैं जिनके लिए चिकित्सा मानक A1, A2 और A3 की आवश्यकता होती है। कृपया अनुलग्न 8 देखें, जिन्हें उम्मीदवारों को B1 या B2 चिकित्सा मानक वाले पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं व इस रोजगार सूचना के अनुलग्न 8 में दर्शाई शर्तों को पूरा करने पर आवेदन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम पढ़ते हैं, आधार सत्यापन क्यों आवश्यक है? उम्मीदवारी की वास्तविकता सुनिश्चित करने तथा परीक्षा के दौरान छद्म बेस पर रोक लगाने के लिए आधार सत्यापन आवश्यक है।
आरआरबी आधार विवरण को किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेंगे या इस सीईएन के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेरे पास आधार नहीं है तो मुझे क्या कहना चाहिए? ये भी क्वेश्चन है। यदि उम्मीदवारों के पास आधार नहीं है तो वे निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज का विवरण दे सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पासपोर्ट हुआ, पैन कार्ड हुआ, मतदाता पहचान पत्र, कर्मचारी का आईडी यानी सरकारी एक आईडी होती है वो आप दे सकते हैं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पहचान पत्र यदि अभी भी अध्ययन कर रहे हैं तो आप इनमें से भी कुछ एक दे सकते हैं। और उनने आगे भी एक और बता दिया है कि ऑनलाइन आवेदन में चयनित दस्तावेज को सीबीटी, डीबी और एमई आदि के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैंने अपना नाम पहले ही बदल लिया है तो मुझे कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा? आवेदकों के पास नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र, अधिसूचना या प्रासंगिक कानूनी दस्तावेज होना चाहिए तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुरोध किए जाने पर उसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदकों को खाता बनाने के दौरान मूल नाम और परिवर्तित नाम भी भरना होगा। ऐसे मामलों में आवेदन में दोनों नाम दर्शाने होंगे। यदि मैं अपना खाता लॉगिन करने के लिए पासवर्ड भूल गया हूं तो मुझे क्या कहना चाहिए? दोस्तों, यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उनने इसका आंसर भी आपको बता दिया है। लॉगिन पेज पर पासवर्ड भूल गए विकल्प पर क्लिक करें। अपनी जन्मतिथि सहित अपना पंजीकृत ईमेल या मोबाइल नंबर दर्ज करें। संशोधित पासवर्ड उम्मीदवार के पंजीकृत ईमेल पर पते पर भेजा जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को अपने पंजीकृत ईमेल पर भेजे गए संशोधित पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ के ऊपरी दाहिने तरफ उपलब्ध पासवर्ड बदलें विकल्प पर जाकर नया पासवर्ड बना सकते हैं। लीजिए दोस्तों, उनने इसकी भी आपकी प्रोसेस बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं अपना पासवर्ड बदल सकता हूं? तो उनने कहा है हाँ। उम्मीदवार को पहले पुराने पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना चाहिए। लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ के ऊपरी दाहिने और उपलब्ध पासवर्ड बदलें विकल्प पर जाकर अपना पुराना पासवर्ड बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं अपना चयनित आरआरबी बदल सकता हूं? तो उन्होंने कहा है नहीं, आप अपना आरआरबी नहीं बदल सकते। आप आवेदन जमा करने के बाद चयनित आरआरबी नहीं बदल सकते। क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने विवरण को संपादित कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा है हाँ। आवेदन जमा हो जाने और पंजीकरण संख्या उत्पन्न हो जाने तक खाता बनाने के दौरान दर्ज किए गए विवरण के अलावा आवेदन में कोई विवरण को संपादित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण यानी निःशुल्क रेलवे पास के लिए कौन पात्र हैं? देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, ये पूरे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। उनने बताया केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण यानी निःशुल्क रेलवे पास प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा और कोई ये वाला पास प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण निःशुल्क रेलवे पास कैसे प्राप्त कर सकता हूं? तो यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय क्या आप परीक्षा के लिए मुफ्त रेल यात्रा पास प्राप्त करना चाहते हैं के अंतर्गत ड्रॉप डाउन से हाँ चुनना चाहिए तथा निकटतम रेलवे स्टेशन भरना चाहिए। निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवार की यह जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम बताएं, अन्यथा आरक्षण प्राप्त करते समय उनका यात्रा प्राधिकरण अस्वीकृत हो सकता है। उन्हें अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं निःशुल्क यात्रा सुविधा कैसे प्राप्त कर सकता हूं? तो पात्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में उनके शहर सूचना पर्ची ई बुलावा पत्र में भी मुफ्त यात्रा प्राधिकरण स्लीपर श्रेणी रेलवे पास शामिल होगा। उन्हें टिकट बुकिंग काउंटर पर अपनी शहर सूचना पर्ची ई बुलावा पत्र और SC/ST प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित फोटो कॉपी जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए CEN संख्या 05/2024 का पैरा D 16.4 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने में असमर्थ हूँ। किसी को अगर ऐसी समस्या आ रही हो तो ये भी बता रहे हैं वो। जांच करें कि स्कैन किया गया दस्तावेज PDF प्रारूप में है और उसका आकार 500 KB से कम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ईबीसी क्या है? ईबीसी का मतलब आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के उम्मीदवार वे हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से कम है, या बीपीएल कार्ड धारक हैं, या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र, या रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी धारक हैं। उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईबीसी उम्मीदवारों को क्या लाभ दिए जाते हैं? तो राइट आंसर है, ईबीसी उम्मीदवारों को शुल्क में रियायत दी जाती है। विस्तृत सीईएन संख्या 5/2024 के पैरा डी 7.4 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक ईबीसी हूँ, अगर मेरे पास ईबीसी प्रमाण पत्र नहीं है तो मुझे क्या कहना चाहिए? उम्मीदवार के पास आवेदन जमा करने से पहले विस्तृत सीईएन के अनुलग्नक थर्ड ए के अनुसार वैध आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि उनके पास अनुलग्नक थर्ड ए के अनुसार आय प्रमाण पत्र नहीं है तो उम्मीदवार अपने बीपीएल कार्ड का विवरण या मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी का विवरण दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन संख्या 05/2024 के पैरा डी 7.4 देखें। आवेदन जमा करने की तारीख तक वैध ईबीसी प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड या इज्जत एमएसटी डीबी के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ईबीसी के लिए आरक्षित पद हैं? तो उनका जवाब आया है नहीं। ईबीसी उम्मीदवार केवल शुल्क रियायत के लिए पात्र हैं। ईबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सीईएन 05/2024 के लिए आयु की गणना हेतु महत्वपूर्ण तिथि क्या है? तो उन्हें बता दिया, आयु की गणना के लिए निर्णायक तिथि 1/1/2025 है। अधिक जानकारी के लिए सीईएन संख्या 05/2024 के पैरा 5, 5.1 और 5.2 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, SC ST OBC EWS स्थिति का दावा करने की निर्णायक तारीख क्या है? तो उन्हें बता दिया है, SC ST OBC EWS स्थिति के आधार पर आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास सीईएन के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13/10/2024 तक जाति समुदाय प्रमाण पत्र है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऐसे उम्मीदवारों को अपना मूल जाति समुदाय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EWS के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करने के मापदंड क्या है? तो उन्हें बता दिया, RRB की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध विस्तृत सीईएन संख्या 5/2024 के पैरा 8.4 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुल्क रियायत के लिए कौन पात्र है? तो राइट आंसर है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, PWBD, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार शुल्क में छूट के लिए पात्र हैं। मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में कार्यरत हूँ, क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता हूँ? तो उन्होंने बताया है, आप भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आप कर सकते हैं। यदि आप सीईएन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि अर्थात 13/10/2025 को या उससे पहले से 1 वर्ष के भीतर सेवा मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने भूतपूर्व सैनिक के रूप में पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, क्या मैं सीईएन के तहत भूतपूर्व सैनिक लाभ के लिए पात्र हूँ? तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद पहले ही केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप सी या और पूर्ववर्ती ग्रुप डी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित में सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप सी तत्कालीन ग्रुप डी में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ ही दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण रिक्तियों के विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत सीईएन संख्या 5/2024 के पैरा डी 10 से डी 10.5 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। ये क्या आ गया भाई, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसमें अगला क्वेश्चन जो हमारा आ गया है
दस्तावेज सत्यापन के समय एनओसी, हाँ यही था, दस्तावेज सत्यापन के समय एनओसी किसे प्रस्तुत करना चाहिए? तो राइट आंसर है भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, सेवारत रेलवे कर्मचारी SRE और केंद्र राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में सेवारत कर्मचारियों को दस्तावेज सत्यापन के समय एनओसी प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PWBD के लिए विकलांगता की निर्धारित मानक डिग्री क्या है? तो राइट आंसर है बेंचमार्क विकलांगता PWBD वाले व्यक्ति के रूप में माने जाने के लिए विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या PWBD उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो राइट आंसर है PWBD उम्मीदवार किसी भी ऐसे पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं है, लेकिन CEN संख्या 5/2024 की अनुलग्नक ए पद पैरामीटर में पद को उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करते समय उन्हें आयु में छूट और शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा।